Welcome to INS, sir. Huge congratulations. Film 44 years के बाद it's getting re-released. So, and also we heard that very soon you're coming up with a coffee table book. तो कुछ जो there cannot be one memory of the film because it's such a masterpiece, such a great movie. But if I ask you to begin, जो कि आपने पहले शेयर नहीं की है, क्या वो यादें आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मुझे लगता है हर चीज़ शेयर कर ली कोई राज अब बचा नहीं है। अब हर चीज़ जो है वो जब उसको आप बयान कीजिए तो लगता है कि पहली बार बयान हो रही है। तो उस लिहाज से आई मीन एवरीथिंग इज़ न्यू, एवरीथिंग इज़ फ्रेश एंड दिस फिल्म हैज़ बीन थ्रू a very intense journey from the time it took the germ in my mind to the time it's come on stage, and now after 44 years it's again coming back to people. So I think it's a very gratifying journey of doing this film. 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा था आपको? नहीं मतलब जाहिर है हाँ आदमी ख्वाब तो देखते ही रहता है कुछ ना कुछ, उसमें ये भी ख्वाब देखा होगा लेकिन बहुत पहले तो नहीं देखा बिकॉज when I was working with Clarions in Calcutta, when I was working with Mr. Ray, उस वक्त मैंने ये ख्वाब देखा था कि जैसे वो अपना बंगाल का कल्चर लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखते हैं, अवध का कल्चर भी हमको रखना चाहिए उसी इंटेंसिटी, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ जैसे वो रख पा रहे हैं। तो ये ख्वाब देखा था मैंने उस वक्त, और मुझे ये लगा कि जो अवध के लोग हैं, जो वहाँ के इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लोग हैं, वो आते हैं बॉम्बे में अक्सर यहाँ के समंदर में गायब हो जाते हैं, या मतलब कुछ अपनी वो बात नहीं कह पाते हैं जिसको हम ज़रूरी समझते हैं। तो उमराव जान एक ऐसी चीज़ थी, मुझे लगा कि ये इससे अवध की कहानी भी पेश होती है, एक दर्द भरी एक लड़की की दास्तान भी सामने आती है, एक पूरा माशरा, एक पूरा कल्चर, एक म्यूज़िकल दुनिया उस वक्त की सामने आती है। तो इट वाज अ सब्जेक्ट विच somehow from the moment I heard the story, it began to open new shades of life, new ways of looking at life, new ways of telling a story, you know what I mean? So, sir, you said that when you were working with Satyajit Ray, sir, you thought of bringing Awadh's culture on screen the way he brings Bengali culture. So, what was your first thought? Was it a story of a girl Umrao Jan जो आपके दिमाग में पहले आई, या it was a story that brings Awadhi culture? ये दो एलिमेंट में से पहला कौन सा था? It's the pain of Awadh. कल्चर जो है वो कोई उसकी कोई शक्ल नहीं होती, कोई सूरत नहीं होती, वो तो एक अंदर एक एहसास होता है आपके अंदर। बाज़ वक्त ये एहसास होता है कि हर चीज़ ठीक है, संपन्न है मामला, एकदम एवरीथिंग इज़ मूविंग वेल। जब वो टूटता है तब आपको पता चलता है कि कल्चर है क्या। तो वो जो एक टूटने का एहसास होता है, समाज के बिखरने का, वो पहला एहसास तो मुझे गमन से ही महसूस हुआ कि भाई हमारा समाज, गांव, ग्रामीण समाज जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, उसका कोई पूछने वाला नहीं, वो आके बेघर होके बॉम्बे में रहता है, समझ गए आप? तो वो कल्चर ही तो हुआ। कल्चर कोई ऐसी कोई म्यूज़ियम की चीज़ तो है नहीं, तो एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो आप अपने अंदर समो के रखते हैं। तो वो उसका बिखरना, टूटना कल्चर का एहसास दिलाता है। तो उसी को लेके गमन बनी, उसी को लेके उमराव जान में दाखिल हुए। वो भी एक पलायन था, 100 बरस पहले का पलायन था, समाज के बिखरने का दर्द था। तो इसी को हम कल्चर समझते हैं। ये उमराव जान जो कहानी है, इट इज़ ब्रिटिश एरा, एंड so many years have passed.
everywhere we see the dilution of the culture, you know. So अवधी कल्चर को लेकर आपका अभी क्या वो कहना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. सो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव नाउ कि वो कल्चर अब रहा कि नहीं रहा? कल्चर तो देखिए हमेशा रहता है, वो मतलब बदलते हुए रंग में आपको कल्चर मिलता है. तो जब आपको बदलते और रंग में और टूटते माशरे में कल्चर नज़र आता है तो वही कल्चर होता है. तो अवध में सबसे बड़ा जो कल्चर का एहसास होता है वो किसी खूबसूरत चीज़ को पहचानने में होता है. अगर आप खूबसूरती नहीं पहचान सकी तो आप कल्चर क्या समझ सकती हैं. खूबसूरती जो है वो तो हर चीज़ में, कुदरत में है, आवाज़ में है, भाषा में है, शायरी में है, मौसीकी में है. तो इसको एक उसके अपनी उसके जो एक ऑर्गेनिक मिल्यू जो उसका है उसके अंदर वो सबसे बेहतरीन तरीके से पनपती है. उसको आप उसको उसके अपने मिल्यू से निकाल के कहीं और डाल दीजिए तो वो फड़फड़ा के जल बिन मछली वाला मामला हो जाता है. तो वो उस चीज़ को समझने के लिए वो एक इकोसिस्टम का होना ज़रूरी है, उसका एक बैलेंस होना ज़रूरी है, संतुलन होना चाहिए. तो संतुलन ही में कल्चर पनपता है. जहाँ मानवता और सुंदरता में संतुलन टूटता नज़र आएगा वहीं कल्चर खतरे में नज़र आएगा. सो एज यू सेड दैट उमराव जान एक लड़की की कहानी एंड ऑल्सो ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ अवधी कल्चर. अवध में नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, भाषा, तो एक वो लोग एक मिक्स तरह की भाषा बोलते हैं, बट इसमें जो है ज़्यादा उर्दू का प्रयोग. कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि वो एक तवायफ की कहानी थी तो उसकी वजह से. नहीं, वो एक ज़माने की कहानी थी. तवायफ तो एक अलग चीज़ होती. एक ज़माना था, उसमें एक ज़बान थी जो राइज थी. तो वो उस वक्त की वही सच्चाई थी. समझिए आप, सच्चाई तो सच्चाई होती हो. वो कैसे आई सच्चाई वो तो बात अलग है. कैसे वो पनपी, कैसे उसको शक्ति मिली, कैसे वो टूटी, यही तो एक मज़ा है ज़िंदगी का. अगर इसी को आप नहीं समझ पाई तो आप आप पत्थर तो नहीं बन सकती है ना. आप तो कल्चर तो एक बहुत ही नाजुक चीज़ है. एक मिट्टी है, मुलायम मिट्टी है. एक हवा है जो हर तरीके से चलना जानती है. अगर बंद होगा दरवाज़ा तो दाखिल नहीं होगी, खुला होगा तो दाखिल हो जाएगी. दूसरी तरफ क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो पूरे घर को ताज़ा कर जाएगी. तो ये चीज़ें हैं जो समझना चाहिए. ज़बान तो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है. एक कल्चर में, एक माहौल में 10 तरह के फूल होते हैं. अब वो फूल कैसे जुड़ेंगे? एक भाषा से जुड़ेंगे ना. अगर आप ऐंठ के बैठ जाएंगी तो हर फूल अपनी जगह मुरझा जाएगा. इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉस्ट्यूम्स जो सबसे ज़्यादा लोगों को आज भी याद है कि हर तरह के जो कपड़े पहने गए थे और कॉस्ट्यूम्स, हाउ मच लाइक उस टाइम में इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब जो मेरा अजम्पशन है, टू पुट टुगेदर एवरीथिंग, उससे जुड़ी कुछ अगर आप यादें शेयर कर सकते हैं. सब यादें क्या, वो तो पूरी हर फ्रेम उससे सजा हुआ है. पूरी फिल्म में जो भाषा है वो टेक्सटाइल की भाषा है. और वो टेक्सटाइल जो है वो बाजारू टेक्सटाइल नहीं है. वो लोगों के घरों के संदूकों के अलमारियों की चीज़ें हैं जो गुजरी हैं वक्त के साथ और लोगों ने पहने हैं. तो वो इसमें आप देखिए हर कैरेक्टर का कपड़ा जो है अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंट कपड़ा है. सब हर ये थोड़ी हो सकता है कि एक शख्स ऐसा कपड़ा पहने और दूसरा शख्स कुछ और बोल रहा है. तो कपड़ों की भाषा है जो समझना पड़ती है ना. हर आदमी नहीं समझ पाता है. वो तो आजकल हर कपड़ा तो बाज़ार से ख़रीदता है. हम तो उस दौर आदमी को लिए जा रहे हैं जहाँ पर कपड़ा जो है वो हमारा अपना ओढ़ना बिछोना है. हम खुद बनाते हैं, हम खुद बुनते हैं, हम खुद उसको काटते हैं, हम खुद उसको पहनते हैं. अब तो वो ज़माने चले गए ना. तो आपने बोला कि ये संदूकों से लिए हुए थे. हाँ, मतलब ये मुहावरा है, लेकिन दे ऑल
archival clothes, all worn clothes, all created clothes, you know, all उस ज़माने में नेचुरल डाइंग होती थी, केमिकल डाइंग नहीं होती थी, ख़ास तरह की वीविंग होती थी, और मतलब नायलॉन वगैरह नहीं होता था। तो ये जो कपड़े हैं सब ऑर्गेनिक कपड़े हैं। काफी वक्त लगा होगा बनाने में। वही तो मज़ा था उसका, चीज़ों को डूब के करने ही में मज़ा आता है, चाहे वो कपड़ा हो या म्यूज़िक हो या कोई भी चीज़ हो। जब तक वो अनलिमिटेड टाइम उनको नहीं देंगी आप, वो चीज़ बन के नहीं आएगी। और जो काम कर रहा है उसके साथ जुड़ना, उसके साथ डूबना, उसके साथ एक हो जाना, ये है। एज अ उमराव जान, क्या रेखा ही हमेशा आपके माइंड में थी, या आपके व्हेनेवर यू थॉट ऑफ योर प्रोटैगनिस्ट, उनके अलावा भी कभी कोई चेहरा आया था, या इट वाज लाइक शी वाज ओनली रेखा एंड रेखा? उससे पहले कोई चेहरा नहीं था। मतलब सिर्फ एक तस्वुर था, फिर उस तस्वुर पे वही बेहतर उतनी। नहीं, मतलब अगर आज की भाषा में कहें कि कास्टिंग की जब प्रोसेस शुरू हुई, कास्टिंग में वही मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले एक तस्वुर था, उसके बाद उस तस्वुर पे वही उतरी, क्योंकि जो उस किरदार की जो डिमांड्स थी, जो ज़रूरत थी उस कैरेक्टर में दाखिल होने की, वो यही थी कि एक औरत गिर के संभलती है, उसकी आंखों में वो पावर होना चाहिए, उसकी आंखों में वो शक्ति होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि दूसरे को भी डुबो ले। तो वो तो जब मैंने रेखा को देखा, मैंने कहा ये यही है, और कोई नहीं कर सकता है। वी हैव जस्ट फ्यू मोर मिनट्स लेफ्ट, तो सर फारूक शेख सर, ही इज नो मोर विद अस, लेकिन उस फिल्म में जो उनका प्रेजेंस है और जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया है, वो मतलब ऑब्वियसली सालों तक लोग याद करते हैं, आज भी कर रहे हैं। उनके बारे में बताइए कि उनकी कास्टिंग कैसे हुई थी? देखिए, उनको तो हम, वो गमन में भी हमारे साथ थे, और उनके बगैर तो मैं उस वक्त कुछ सोच नहीं सकता था, क्योंकि इतना मतलब सादा लौ, एक मतलब ऐसा चेहरा जो एकदम हर किरदार में उतर जाए, और इतना टैलेंट उसमें होना, वो एक नायाब आदमी था। अब उस तरह का आदमी तो कोई, मुझे लगता है, एवरीबडी इज टू हार्ड, यू नो व्हाट आई मीन। ही हैड द सॉफ्टनेस ऑफ बीइंग माय प्रोटैगनिस्ट, यू नो व्हाट आई मीन। Music, if we talk about music, the timeless music of उमराव जान, कई बार होता है कि लोग, इफ पीपल आर गोइंग टू मेक समथिंग डिफरेंट, जो कि आपके दिमाग में भी था कि मैं कुछ अलग, ये तो है कि अलग बना रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ, तो अलग अलग वॉइसेस भी ट्राई करूँ, होता है कई बार ना। सो ये आपके दिमाग में आया था कि मैं कुछ उस समय की लीड सिंगर्स को नहीं लेकर कुछ दूसरे वॉइसेस भी ट्राई करूँ, या सिर्फ आशा जी और जो दूसरे लीड सिंगर्स थे? नहीं, वो तो जब एक बार आप डूबिए तो फिर रास्ते खुद ही नज़र आ जाते हैं ना। जब एक बार डूब के लिखा गया हो, डूब के नगमे बने हों, फिर उसके बाद ये सोचिए कि इनको मुझे आखिरी मंजिल तक पहुंचाना है, तो आपको लगता है इस इतना गहरा काम, इतना इंटेंस काम आशा जी के अलावा कोई वहाँ तक पहुंचा नहीं सकता है लोगों के दिलों तक। तो जाहिर है यू चॉइस इज़ वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस। नहीं, हाउस ऑफ कोटवारा है तो मतलब हमारी हमेशा से पैशन रहा है कि समाज को कैसे एम्पावर किया जाए, लोगों में कैसे रोज़गार पहुंचाया जाए, उनके काम में एक हुस्न पैदा हो। जो मैंने जब उमराव जान बनाई, ये गमन बनाई कि लोग गांव छोड़ के शहरों में क्यों जा रहे हैं, तो मैंने दस्तकारी का एक पूरा प्रोसेस शुरू किया, मेरी वाइफ मीरा और हमने मिल के, और कढ़ाई, सिलाई और बुनाई, इन चीज़ों को लेके। तो हाउस ऑफ कोटवारा इज़ रियली is a language of textiles, it's a language of beauty, it's a language of clothing which is organic, it's not the obvious designer brand, it's a brand of the helpless, talented craftspeople of Awadh, you know. And one last question came to my mind before I wrap up. I just want to know, your lead heroine Rekha, was there any instance जब उन्हें ऐसा कुछ कोई सीन करने में, क्योंकि she was an effortless actor,
बट ऐसा कुछ इंस्टेंस आया कि कभी उन्हें कोई एक पर्टिकुलर सीन या किसी एक्सप्रेशन या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा हो और आपने उस वक्त उनको कई बार होता है ना डायरेक्टर डांट लगाते हैं एक्टर्स को, सो ये ऐसा हुआ है कभी उमराव जान के शूट के दौरान? नहीं, कुछ और अगर डांट नहीं लगाई हो तो कोई ऐसा सीन जिसमें कि वो ना कर पा रही हो और आप पूरे माहौल में ले जाके पहुंचाना, डुबोना, बिल्कुल वहाँ उसमें ले जाना, वही मेरा काम था। मुझे कोई डांट लगाना थोड़ी आती है। आई जस्ट वांट टू टेक देम इनटू द रिवर, यू नो, एंड देन दे फ्लो विद द रिवर. so you it was all according to you, I mean I can understand कि थोड़ा effortless process रहा है. It was not effortless, it was inspirational, you know. Okay, और अगर रेखा जी के साथ एक कोई याद शेयर करते हैं आप किसी एक सीन का, स्पेशली वो जो सीन है जब वो जा रही हैं लास्ट में, जब अपना घर छोड़कर, उस वक्त की अगर कुछ यादें अगर आप शेयर कर रहे हैं. नहीं, वो सब यादें तो पर्दे पे आ गई हैं. जो पर्दे पे नहीं आई हैं वो तो, जो पर्दे पे नहीं आना चाहती हैं वो नहीं आई हैं. अब जैसे जब डबिंग हम कर रहे थे तो उसमें उनको लगा कि हम इसको 2-3 दिन में कर देंगे, तो उसमें महीना लग गया. डबिंग में महीना लग गया क्योंकि उसमें हर शब्द में एक सांस भरना, एक उसको रेगमाल करके इस्तेमाल करना. It was really quite a special effort. So the film, I think, was brought to life with that effort in the studio, you know. वो बड़ा मजे का काम था. while you were making the film, did you ever imagine that this film will become a masterpiece, a cult piece? देखिए, सवाल से सवाल निकल रहा है ना. वक्त है, मतलब वक्त हर चीज़ को या तो टाइमलेस बना देता है या फिर टाइम बाउंड कर देता है. दिस इज लकी, यू नो. एक्चुअली अब तो लोगों के दिलों से ये फैल रही ना. मैंने जो कहना था करना था कर दिया.